हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक। आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बक्कल कैविटी और इसोफेगस वगैरह इस बारे में थोड़ा थोड़ा देखा था। कुछ लेक्चर्स मैंने 2 अपलोड कर चुके हैं, आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना के मैंने डाला है। और उन सब में बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ क्या होती है, डेंटिशन वगैरह ये सब मैंने अपलोड कर दी है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और आज हम पढ़े जाएंगे, पहले हमारा टॉपिक होगा टंग, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस और फिर स्टमक। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। पहले फेरिंग्स क्या हो, फिर पहले टंग क्या है, टंग में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, टंग का क्या काम है वो, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक। तो आइए थोड़ा थोड़ा करके इन सब के बारे में देखते हैं। तो टंग टंग के बारे में हम देखते हैं। तो टंग की पहली डेफिनेशन ये होती है कि टंग जो है हमारा वो क्या है। टंग इज फ्रीली मूवेबल ऑर्गन होता है। ठीक, टंग क्या है? एक फ्रीली मूवेबल ऑर्गन जो हमारे बक्कल कैविटी में फ्रीली मूव करता है। इसके ऊपर कोई मतलब वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। हम लोग चाहे तो अपने टंग को इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मूव कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री मसल्स की तरह होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है हमारा फंक्शन, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। पहले तो ईटिंग में, ठीक, जब भी हम कुछ खाते हैं उसको स्वेलिंग करने के लिए, उसकी मैस्टिकेशन में, मतलब उसमें सलाइवा को सारी चीज़ें में मिक्स करने के लिए सेलेब्री जूस को उस फूड में क्या काम करता है, कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? टंग। तो ईटिंग में हो गया, स्वेलोइंग में हो गया, ठीक। स्वेलिंग, कोई भी हम लोग खाना लिए उसको चबाए उसके बाद उसको निगलने के लिए स्वेलिंग में। टेस्ट में, जो भी हमने खाना खाया उसका स्वाद कैसा है उसको जानने के लिए टेस्ट का काम करेगा। और क्या काम करता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक, अब आप लोग कहें मैस्टिकेशन कैसे? जैसे कि एग्जांपल में टंग के ऊपर ना काफ़ी सारी बहुत ही छोटी छोटी स्मॉल टाइप की पैपिलेज होती हैं, उनमें ना टेस्ट बड्स नहीं होता। तो उसका काम क्या होता है? मैस्टिकेशन, ताकि फूड का जो मैस्टिकेशन मतलब फूड का जो ब्रेक डाउन है वो थोड़ा अच्छे से हो सके। जैसे कि पहले हम लोग गोलगप्पा खाते हैं तो उसको दांतों से नहीं चबाते, उसको मुंह में डाल के पहले जैसे मसल से दबाते, तो उसमें टंग हेल्प करता है। सबसे पहले टंग उसको फोड़ेगा, फिर बगल वाली जो चीज़ें हैं दांतें हैं वो सब, तो वो क्या करता है? मैस्टिकेशन में भी फंक्शन में हेल्प करता है। तो ये हो गया टंग का फंक्शन। और अब उसके बाद देखते हैं टंग के ऊपर जो मतलब पैपिलेज होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। और ये जो टंग है हमारा, ये फ्री मूवेबल ऑर्गन तो है, ये जुड़ा होता है हमारे माउथ के जो ओरल कैविटी है उसके फ्लोर से। किसकी मदद से? ये फंक्शन हटा देते हैं। टंग को पहले पूरा लिख लें। टंग इज फ्रीली मूवेबल ऑर्गन अटैच्ड विथ द फ्लोर ऑफ buccal cavity by the help of frenulum। ठीक, फ्रेन्यूलम जो हमारा टंग है हमारे बक्कल कैविटी में ज्वाइंट रहता है, किससे? फ्रेन्यूलम से। फ्रेन्यूलम एक लिगामेंट टाइप का, मतलब एक स्केलेटल मसल टाइप का एक ऑर्गन होता है जो कि हमारे टंग को पकड़ के रखता है, ताकि हमारा जो टंग है वो मुंह से बाहर ना निकल जाए। ऐसा नहीं कुछ खा पी रहे तो वो टंग ही बाहर निकल जाए, भैया टेस्ट कैसे लेंगे। फिर दूसरा ये हेल्प करता है कि हमारा टंग कहीं ओरल कैविटी या फेरिंग्स में अंदर ना चला जाए, पेट में ही ना चला जाए, खाते खाते टंग ही निकल गए हम। इसलिए ये क्या काम करता है? फ्रेनुलम क्या काम करता है?
हमारे टंग को जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, ओरल कैविटी में बांध के रखता है। जैसे जब कोई हम अपना मुंह खोलते हैं, अपने टंग को ऊपर लेके जाते हैं, तो नीचे एक मसल्स होती है जो उसको, बहुत पतली सी मसल्स होती है जो पकड़ के रखती है, उसे फ्रेन्यूलम कहते हैं, वो फ्रेन्यूलम होती है। ये क्या काम करती है, टंग को पकड़ के रखती है ताकि ये जो टंग है वो कहीं अंदर ना चला जाए, कहीं बाहर ना चला जाए। ठीक। अब इस टंग के ऊपर का जो अपर पोर्शन होता है, जैसे टंग हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, इसके ऊपर ना बहुत सारे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग पैपिले बोलते हैं। उन पैपिलेस के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होता है, और वो टेस्ट बर्ड्स हमारे क्या काम करते हैं, हमारे टेस्ट में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये हमारी टंग है, ठीक। ये सब क्या है, हमारे पैपिले हैं। पैपिले, अब इन पैपिलेस में क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे कि अब इस पैपिले को इधर मैं थोड़ा जूम करके बना देता हूँ, ठीक। ये हमने जूम कर दिया, इसको बड़ा करके बनाता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ मान लीजिए ऐसा है। हम अपने टंग को ऐसे लेते हैं, ठीक। ये हमारे टंग की पैपिले, इसको क्या बोलेंगे, पैपिले। अब इस पैपिले के ऊपर ये जो है, ये है हमारे टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स, ठीक। ये जो है ना, ये हमारी टंग की जो अपर पोर्शन, ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। तो ये जो पैपिले होते हैं वो उसी एपिथेलियल टिश्यू की जो मॉडिफिकेशन कह सकते हैं हम, या फिर उसका एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं। अब ये जो उसका जो पैपिले है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पैपिले। इसके ऊपर जो रेड कलर के जो डॉट्स बने हैं, ये हमारे टेस्ट बर्ड्स। इन्हीं से हमारी निकली होती है न्यूरॉन्स, ठीक। इनसे क्या निकली होती है, नर्व या फिर न्यूरॉन्स। ये क्या काम करती है, ये हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचाती है कि हाँ, हम जो खाना खा रहे हैं वो तीखा है, खट्टा है, मीठा है या बिटर है, जो भी है। ये सारे सिग्नल्स पहुंचाने का काम किसका करता है, न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स हमारे टंग से ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचाते हैं कि हमारे खाने का टेस्ट कैसा है, ठीक। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, जैसे कुछ पैपिलेस ऐसे होते हैं जिनके पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। उनका काम क्या होता है, उनका मेनली काम यह है कि वो टंग के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे टीथ, मतलब बक्कल कैविटी में जो मैस्टिकेशन ऑफ फूड हो रही है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रही है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। उस ज़्यादा होने के कारण वो हमारे जो जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स वो थोड़े और, मतलब और महीन पार्टिकल्स में टूटेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा हमारे अंदर, पेट के अंदर जाके, ठीक। टंग क्या है, हमारा फ्रीली मूवेबल ऑर्गन है जो कि अटैच होता है किससे, बक्कल कैविटी के फ्लोर से। किसकी मदद से, फ्रेन्यूलम की मदद से। फ्रेन्यूलम मैंने बता दिया कि एक लिमन टाइप टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे, अगर हम अपने टंग को ऐसे उठाएं तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो क्या होता है, फ्रेन्यूलम। उसका काम है हमारे टंग को बांध के रखना ताकि टंग मुंह के बाहर ना आ जाए और अंदर ना चला जाए, इसलिए उसका क्या काम है, बांध के रखना, ठीक। तब तक आप अगर इसको नोट करना चाहें तो कर लें। और ये जो पैपिलेज हैं, ठीक, इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं गस्टैटोरिसेप्टर।
ये हमारे गस्टैटो रिसेप्टर होता है। गस्टैटो मतलब गैस्ट्रिक चीज़ें में जो चीज़ें खाना पीना सब आ गया वो गस्टैटो होता है। रिसेप्टर मतलब होता है वो चीज़ें जो कि एक सिग्नल लेके जाए हमारे। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये एक सिग्नल लेके जाती है हमारे ब्रेन तक। वो क्या करती हैं कि खाने का हमको टेस्ट बताती हैं। तो ये सब क्या हो गया, गस्टैटो रिसेप्टर से इसका नाम हो जाता है। पैपिले का दूसरा नाम गस्टैटो रिसेप्टर है। और ये जो हमारा टंग है ये फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। और इस टंग को हम लोग लिंगुअल भी बोलते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में लिखा होता है टंग को लिंगुअल नाम से डिनोट भी किया जाता है। ठीक, ये टंग हमारा हेल्प करता है स्पीच में भी। जो हमारे वॉइस बॉक्स से मतलब एयर की जो वेव्स आती हैं उनको एक टोन देने के लिए टंग हेल्प करता है। मतलब टंग को स्पीच करने में भी काम में आता है। बाकी मैंने उसका फंक्शन अभी पहले आपको बताया ही था। ये सारी चीज़ें हो गई टंग की। ठीक, अब हम इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे थोड़ा। हमने टंग देख लिया, अब हम फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स क्या है, हेडिंग डालते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स क्या है। जो जो लोगों ने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक माउथ का स्ट्रक्चर बनाया था। वहाँ पे एक मतलब जो विंड पाइप थी और जो ईसोफेगस था, उन दोनों के एक कॉमन पैसेज एरिया था जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो वही इसका डेफिनेशन है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या है, हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं या जो हवा लेते हैं, वो सारी चीज़ें एक कॉमन एक ऐसी जगह से होकर जाती हैं जो ईसोफेगस और विंड पाइप मतलब लैरिंग्स दोनों के लिए कॉमन है। मतलब अगर दो रास्ते हैं तो उन दोनों वो दोनों रास्ते जहाँ जुड़ते हैं उस जो एरिया का नाम होगा वो क्या होता है, फेरिंग्स। मतलब ये कॉमन रास्ता है जो खाना पानी सबके लिए एक ही है। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊँ, मान लीजिए ये हमारा माउथ है मान लेते हैं। तो ये जो माउथ हमने खाना खाया ये जो एरिया है इसे बोलेंगे फेरिंग्स। ठीक, यहीं पे एपिग्लोटिस लगी होगी। ये जो एरिया हमारा विंड पाइप की जगह हो जाएगा। ये हमारा ईसोफेगस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो ईसोफेगस और ये जो विंड पाइप है इन दोनों का ये जो कॉमन एरिया है ये वाला जो एरिया है इसे बोलेंगे फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स की कहीं कहीं तीन पार्ट में डिवाइड होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स मतलब जो फेरिंग्स का वो हिस्सा जो इंटरनल नेजल कैविटी में खुल रहा है। ओरोफेरिंग्स का वो मतलब वो एरिया होता है जो जहाँ पे जो ओरल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है। लैरिंगोफेरिंग्स का मतलब वो होता है कि जो फेरिंग्स का वो एरिया जो विंड पाइप या फिर लैरिंग्स की एरिया में खुल रहा है वो होता है लैरिंगोफेरिंग्स। वो सारी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। तो यही चीज़ है, यहीं पे एपिग्लॉटिस लगी होगी। ठीक, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ। ये विंड पाइप का एरिया, ये इसोफेगस का एरिया, यहीं पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना होगा। जैसे जो भी फूड आएगा वो इस फ्लैप को दबा देगा और ये फ्लैप उठ के यहाँ से कहाँ चला आएगा, यहाँ पे ये विंड पाइप को कवर कर लेगा और फूड जो होगा वो फिसल के कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस वाले इसोफेगस से वो स्टमक में चला जाएगा। आज हम उस एरिया को भी पढ़ेंगे। तो इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को बोल देंगे एपिग्लॉटिस। ठीक, ये मान लीजिए स्ट्रक्चर हमारे माउथ का है, थोड़ा घटिया बनाए तो क्या, लेकिन समझने के लिए तो काफ़ी है। मैंने पहले वाले लेक्चर में अपना ये सारी चीज़ें बना के दिखाई हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये काम किसका हो गया, विंड पाइप का, ईसोफेगस का। और
ये सारी चीज़ें क्या हो गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक वो कॉमन एरिया है जहाँ पे विंड पाइप और इसोफेगस दोनों ही अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। तो ये हो रहा फेरिंग्स। एक चीज़ और है कि फेरिंग्स क्या है हमारा, ये हमारा बना होता है स्केलेटल मसल का। ठीक, ये किस चीज़ का बना होता है, मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मतलब जो वॉलंटरी एक्शन को मतलब करता है वो क्या होगा, जैसे हमने मान लीजिए कोई चॉकलेट है या कुछ खाने का पीस है, हमने उसको मुंह में लिया, हमने उसको चबाया, अब जब हम उसको निगलेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन वाली मूवमेंट है वो क्या होती है, हमारी वॉलंटरी एक्शन, मतलब जब हम चाहेंगे तभी वो हमारे पेट के अंदर जाएगा, वरना वो हमारे मुंह तक ही रहेगा। तो वो किस वजह से होता है, स्केलेटल मसल। ये जो फेरिंग्स है ये क्या है, पूरा वॉलेंट्री एक्शन प्रोड्यूस करती है, मतलब जब हमारे मतलब जब हम चाहेंगे तभी वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन का या डिग्लूटेशन वाली जो प्रोसेस है वो होगी। इसलिए ये क्या होती है, ये स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। और ये किस में हेल्प करती है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगी, ये डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्शन में तो मूव करेगा, मतलब जब हम चाहेंगे तभी निकलेंगे, निकल लिए तो डाइजेशन में हेल्प करेगा अंदर जाके। तो ये रहा हमारा फेरिंग्स। अब हम देखते हैं इसोफेगस। ठीक, तो हम मिटाते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं इसोफेगस। इसोफेगस का क्या काम है, हमने टंग खत्म कर लिया। अगर टंग का जो रिसेप्टर्स वाला पार्ट है, स्टेटो रिसेप्टर, किस एरिया में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो आप कमेंट एरिया में हम उसके बारे में अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि वो जो पार्ट है ना वो ज़्यादा समझ में आएगा जब हम अपना नर्वस सिस्टम वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसोफेगस। ठीक, इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, ये एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कम से कम 23 से 25 सेंटीमीटर लंबा होगा, 23 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, ये एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि 23 से 25 या 23 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इसका काम क्या है, इसका काम है जो कि हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम माउथ, या फिर यहाँ पे फेरिंग्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम माउथ या फिर फेरिंग्स टू द स्टमक। ठीक, हमारे माउथ से या फिर हमारे फेरिंग्स वाले एरिया से हमारे स्टमक तक का जो रास्ता है खाने का जाने का, वो कौन किससे होकर जाता है, इसोफेगस से। मतलब अगर हमारे खाने को हमारे पेट में जाना है तो किससे होके जाएगा, इसोफेगस से होके जाएगा। ठीक, और ये जो इसोफेगस है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये, ठीक, 1/3 जिसको बोल सकते हैं, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वोलेंट्री एक्शन शो करता है। मतलब ये वोलेंट्री एक्शन शो करेगा, मतलब ये वॉलंटरी होता है, मतलब ऊपर तक। अब जैसे हम लोग ऊपर इसकी फेरिंग्स था, फेरिंग्स वाला रीजन, अब जब हम कुछ खाने को निकलेंगे तो कभी कभी हमारे जाके गले में अटक सा जाता है। तो क्यों, क्योंकि आप ये जो इसका 1/3 जो एरिया है वो क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन। मतलब ये वॉलंटरी, इसका मतलब क्या होगा, ये स्केलेटल मसल्स का बना होगा। ठीक, ये स्केलेटल मसल्स का बना होगा 1/3 एरिया। ठीक, मैं पूरा नहीं बोल रहा, आधा, 1/3। अब बाकी का जो इसका हिस्सा होगा ये,
ठीक, नीचे तक। ये किससे बना होगा? ये स्मूथ मसल्स का बना होगा। जिन लोग को मसल्स के बारे में नहीं पता, तो जब हम लोग सेल्स या फिर टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा कि स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स क्या होता है, कार्डियक कौन से होते हैं, कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं। तो ये वॉलंटरी एक्शन शो करेगा सॉरी। तो और ये क्या होगा? स्केलेटल मसल्स का बनाओ। जहाँ भी स्केलेटल मसल है समझ लो वॉलंटरी एक्शन है। ठीक, अब उसके बाद ये जो एरिया है, ये नीचे वाली, ये जो ऊपर वाला एरिया, ये कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स में। ठीक, नीचे वाला जो एरिया है वो हमारे स्टमक के किस पोर्शन में खुलेगा? कार्डियक। ठीक, ये वाला जो एरिया है ये हमारे स्टमक के कार्डियक रीजन में जाके खुलेगा। मतलब जहां हमारे स्टमक के 4 रीजन होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस और बॉडी। तो जो कार्डियक वाला रीजन है वहां पे क्या होगा? ये नीचे वाला एरिया खुलेगा। ठीक, अगर आपको इसको नोट करना चाहे तो कर लें। उसके बाद हम आगे बढ़ें और हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा इसोफेगस है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो ये हमारे नेक से होते हुए एब्डोमिनल, पहले हमारे थोरैक्स वाले रीजन में जाएगा, नेक से होकर वो थोरैक्स वाले रीजन को चीरते हुए ये हमारे जाएगा एब्डोमिनल रीजन में। ठीक, जैसे अगर हम इसको फिर से बनाएं यहाँ पे, ठीक, जैसे मान लें फिर से हम इसको इसोफेगस को इसको सपोज करते हैं हमारा इसोफेगस ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यहाँ पे मैं लिख दूँ, मानते हैं 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये पहले हमारे नेक वाले रीजन में रहेगा। ये वाला जो रीजन होगा ये पहले कहाँ जाएगा? नेक में। ये वाला हिस्सा फेरिंग्स के नीचे नेक सॉरी। इसके बाद ये कहाँ जाएगा? इसको चीरते हुए जाएगा थोरैक्स, ये वाला एरिया जहाँ पे सारे रेस्पिरेशन वाले काम होते हैं। फिर ये चीरते हुए जाएगा, उसके बाद किसको? डायफ्राम को पार करते हुए जाएगा हमारे कहाँ जाएगा? नेक, ओ सॉरी यहाँ पे एच नहीं के है, ये के है, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक, तो ये हमारे इसोफेगस है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है मान लेते हैं। उसके बाद ये जो पहले ये क्या करेगा? थोरैक्स मतलब हमारे बकल कैविटी से नेक वाले रीजन में जाएगा, नेक। फिर ये थोरैक्स वाले रीजन में जाएगा, थोरैक्स मतलब थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे हमारी लंग्स की रेस्पिरेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। फिर आता है एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब हमारा ये एरिया जहाँ से हमारे स्टमक स्टार्ट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट तो शुरू से होता है, मतलब एब्डोमिनल एरिया जिसको लोग पेंडू बोलते हैं, तो एब्डोमिनल एरिया में जाएगा। इसके बाद अब जब ये एब्डोमिनल एरिया में जाएगा तो ये खुलेगा किसके? स्टमक के सेक्शन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। अब हम लोग स्टमक का देखते हैं, स्टमक में कैसे कैसे होता है। हम लोग स्टमक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा स्टमक। हम लोग स्टमक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा 4th वाला पार्ट, लास्ट। आज हमारा लास्ट टॉपिक यही है, पहले हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके। तो स्टमक क्या है? स्टमक एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि जे शेप्ड होता है। ठीक, ये हमारा जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो स्टोर होता है कितने देर के लिए? 4 से 5 घंटे के लिए। यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टोर्स फूड 4 to 5 आवर्स। हमारा जो स्टमक है वो जे शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक, स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब 4, जो भी हम खाना खाएंगे वो हमारे पेट में 4 से 5 घंटे तक रहेगा। ठीक, अब उसके बाद हमारे स्टमक के जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारा स्टमक है।
ठीक। ये कुछ कुछ जे शेप जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक, जे शेप जैसा लग रहा है, इसलिए हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है। ठीक। ये वाला जो रीजन है, ये हमारा जो ईसोफेगस था, इसको हम लोग ईसोफेगस बोलेंगे। ठीक। ईसोफेगस जो हमारा आएगा तो इलोंगेटेड होगा, किस यहाँ पे कौन सा रीजन होगा, पहले रीजन ये जो होती है, ये होती है फंडस। ये वाली जो रीजन होती है बोलते हैं कार्डियक। ये वाली रीजन जो होती है हमारी बॉडी, और इसको बोलते हैं पाइलोरस। ये थोड़ी यहाँ से होती है पाइलोरस। ठीक। फर्स्ट एरिया जो हमारा जहाँ पे ईसोफेगस की ओपनिंग होती है वो उसको बोलते हैं कार्डियक। मैं पहले से कह रहा था जो हमारी ईसोफेगस है वो स्टमक में जाके स्टमक के कार्डियक रीजन में ओपन होती है, तो वो रीजन ये वाला है। ये वाला रीजन हमारा कौन सा है, कार्डियक। ये है हमारा फंडस। ये वाली जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये वाला है ये पाइलोरस। ठीक। अब बात करते हैं इन सब चीजों की। तो पहले हम देखते हैं फंडस फंडस की बात करते हैं। ठीक। फंडस हमारे स्टमक का वो पार्ट, फंडस हमारे बॉडी मतलब हमारे स्टमक का वो पार्ट है जहाँ पे हम लोग जैसे बोलते हैं कि गैस हो गई है या एसिडिटी हो गई, तो वो मतलब ये एक एयर फिल्ड सैक बोल सकते हैं, या इसको हाँ एयर फिल्ड कैविटी बोल सकते हैं। ठीक। यहाँ पे मेनली कोई फूड वगैरह नहीं रहता, ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस है, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे कुछ वैसी होती नहीं है। हाँ गैस्ट्रिक सिक्रेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग हम देखेंगे। अब आती है बात कार्डियक की। कार्डियक रीजन में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे जो रियुगे होते हैं, गैस्ट्रिक रियुगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। बॉडी ये हमारी मेन पार्ट है। बॉडी का मतलब है ज़्यादातर हमारा जो फूड होता है वो स्टोर होता है कहाँ, बॉडी वाले रीजन में, जब भी हम खड़े होते हैं। अब लेटे बैठे कुछ भी करें वो तो सारी फूड इस पूरे स्टमक में मेनली जो होता है वो बॉडी वाले रीजन में स्टोर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा फूड स्टोर होता है। ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे अब आता है पाइलोरिक रीजन, जिसे हम लोग पाइलोरस लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन में क्या होता है, रिदमिक, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं, ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। मैं लिख दूं पेरिस्टाल्सिस। रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक। मतलब हमारे स्टमक की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें रिलैक्स करें। हर 4 मिनट के गैप पे हमारे स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब वो एक रिदम में हो, एक मतलब एक परफेक्ट मतलब एक टाइम पीरियड के हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिदमिक। हर एक रिदम है, जैसे कोई भी गाना बजता है उसकी एक रिदम होती है, डिंग 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 करके बजता है, तो वैसे एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब जैसे हमारे हार्ट की अगर हम उसका वो देखें PQRS वेव वाला जो उससे मीटर से नापते हैं, तो जो वेव होती है उसको देखो, उसमें एक रिदम टाइप होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डीप डैप। ठीक। तो वो ये इसका रिदमिक का मतलब है कि मतलब एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। मेनली 4 मिनट का होता है, हर 4 मिनट पे हमारी जो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं हर 4 मिनट पे। ठीक। तो ये हो गया पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मतलब रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ आवर स्टमक। ठीक। हमारे यहाँ स्टमक में
जो ये वाला रीजन है, ठीक, मैं इसको रेड डिनोट कर दे रहा हूँ, इसको मैं 1 लिख दूँ, और एक ये वाला रीजन, इसको मैं 2 लिख दूँ, ठीक। तो जो पहला है इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। और जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, पहला है कार्डियक स्फिंक्टर और दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर को ही हम लोग गैस्ट्रो ईसोफैंजियल स्फिंक्टर, ठीक। पहला वाला ये जो रीजन है जहाँ पे ईसोफेगस हमारा कार्डियक रीजन में खुल रहा है, स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, हाँ मैं ये बता दूं वरना कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे मैं लिख दूं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं स्फिंक्टर का आ गया एनाटॉमी में और मॉर्फोलॉजी, जब भी हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। स्फिंक्टर का मतलब होता है, स्फिंक्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे स्मूथ मसल्स का एक मतलब एरिया, ठीक। स्फिंक्टर मतलब जैसे एक वॉल्व टाइप, जैसे हम लोग बाईसाइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें एक वॉल्व लगा होता है, हवा अंदर जाए लेकिन बाहर ना आ पाए, तो वॉल्व क्या काम, उसको वॉल्व को हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, एज अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब जो एक ऐसी चीज़ हो जो स्मूथ मसल्स की बनी हो हमारे बॉडी में और वो अपने इनवॉलेंट्री एक्शन से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, ठीक। स्फिंक्टर मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्मूथ मसल्स, ठीक, स्मूथ मसल्स। मतलब अगर यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है तो मतलब यहाँ पे मैंने बोला था, जब मैंने ईसोफेगस पढ़ा था तो मैंने बोला था ऊपर वाला जो एरिया है वो वॉलेंट्री एक्शन शो करेगा और नीचे वाले जो एरिया है वो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्मूथ मसल्स का एक गुच्छा जैसा हम कह सकते हैं वो होता है, और वो क्या करता है, एक वॉल्व बना लेता है, वॉल्व, ताकि हमारा जो गैस मतलब स्टमक का जो फुलफिलिंग में, जैसे जो स्टमक का जो प्रोडक्ट है वो बैकफ्लो करके ईसोफेगस में ना जा पाए। जैसे हमने देखा, जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है ये, इसमें एसिड रिलीज होता है, हम लोग अभी गैस्ट्रिक सिक्रेशन जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टमक का जो पीएच होता है, पीएच ये 1 to 3 होता है, मतलब हाईली एसिडिक, इसमें बहुत सारी एसिड, अगर वो एसिड बैकफ्लो करके हमारे किसी तरह ईसोफेगस या फिर माउथ में आ जाए तो हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज कर जाएंगे, वो जल जाएंगे। जैसे हमें कभी वॉमिटिंग हो जाती है, वो भी हम बताते हैं कैसे होती है। जब वॉमिटिंग हो जाए तो हमारे हमको बहुत ही जलन टाइप महसूस होता है हमारे गले में, हमारे माउथ में। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस होने लगती है। पेरिस्टालसिस मतलब रिदमिक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इसमें जो सेल्स होती है वो ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है, मान लेते हैं फूड को वो आगे की तरफ ढकेल, अगर रिवर्स पेरिस्टालसिस हो जाए, ये सेल्स ऐसे ऐसे फ्लो करने लगे तो जो स्टमक कंटेंट है वो बैकफ्लो करके ईसोफेगस में जाएगा, और ईसोफेगस में जो एसिडिक कंटेंट है वो जाके सेल्स को डैमेज कर देगा, जला देगा। तो क्या होगा कि इसलिए यहाँ पे ईसो कार्डियक स्फिंक्टर लगाया था जिसको हम लोग गैस्ट्रो ईसोफेंजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ठीक। ये हमारा काम क्या करता है, इसको मैं फिर से अच्छे से मिटा के लिख दूं। पहला है कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक। कार्डियक स्फिंक्टर हमारे स्टमक के इस रीजन में होगा, ठीक। ये हो गया हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। जो कार्डियक रीजन में हमारा ईसोफेगस खुलता है वहां पे एक वॉल्व लगाओ, उस वॉल्व को कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेंजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या उनका रोल है, यहाँ पे लिख दूं मैं,
रोल, इसका रोल क्या है? प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट। ठीक, ये क्या काम करता है? स्टमक के कंटेंट को बैकफ्लो मतलब ऊपर वापस आने से वो रोकता है। मतलब जब भी हमने कोई खाना खाया तो वो बस अंदर जाए, वो बाहर ना आए। वो काम किसका होता है? इसका, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो इसोफेंजियल स्फिंक्टर का। और जब भी इसके अंदर कोई खराबी होगी, मान लीजिए कोई दिक्कत आ जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये कोई वॉल्व है, ये खुल तो रहा है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा? हमें वोमिटिंग हो जाती है, वोमिटिंग। ठीक, वो कैसे होगी? हमारे स्टमक में मान लीजिए रिवर्स पेरिस्टालसिस होने लगी, कोई डिजीज हो गई हमको, मान लीजिए कोई भी डिजीज हो जाती है, कुछ भी मान लेते हैं, तो उसमें क्या होगा? रिवर्स पेरिस्टालसिस होने लगती है। रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब जो कि रिदमिक वेव था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का हमारे स्टमक में, वो उल्टा होने लगे, तो खाना हमारा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और उस ऊपर की तरफ जब वो बढ़ेगा तो ये हमारा जो कार्डियक स्फिंक्टर है, इसका रोल क्या है? बैकफ्लो को रोकना। तो ये रोक नहीं पाएगा और रास्ता खुला रह जाएगा, तो हमारा स्टमक कंटेंट ऊपर चला जाएगा, और ये क्या करता है? हमारा कॉज करता है वॉमिटिंग को। ठीक, और ये इसका रोल क्या है? प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ स्टमक कंटेंट। यही खराब तो वोमिटिंग होगी ही होगी, चाहे कुछ भी खा लें। ठीक, अब बात आती है पायरोलिक स्फिंक्टर। ठीक, पायरोलिक स्फिंक्टर ये हमारा इस रीजन में होगा, पायलोरिक रीजन ऑफ आवर स्टमक। स्टमक के हमने 4 रीजन देखे, कार्डियक, फंडस, पायलोरिक और बॉडी। तो ये जो पायलोरिक वाला रीजन है, जो हमारा डुओडेनम में ओपन होता है, मतलब इसमें देखिए सवाल कैसे कैसे आएंगे, सवाल को बाद में देखते हैं, पहले पायलोरिक स्फिंक्टर। जो हमारे पायलोरिक स्फिंक्टर मतलब पायलोरिक एरिया में जो वॉल्व प्रेजेंट होगा, जो कि फूड के मतलब ट्रांसफर को कंट्रोल करेगा, डुओडेनम एरिया में, डुओडेनम रीजन ऑफ आवर स्टमक, वो क्या करता है? पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, इसका रोल है क्या है? जब भी पेरिस्टालसिस होती है, मैंने बताया था, तो हर 4 मिनट पे हमारे स्टमक का कंटेंट जो भी है वो थोड़ा लिक्विड स्लरी टाइप में हो जाएगा, और वो जाएगा हमारे डुओडेनम एरिया। मतलब उस अब सारा खाना स्टमक में ही तो डाइजेस्ट होगा नहीं, डाइजेस्ट होकर उसको आगे भी तो बढ़ाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो आगे डिफेकेशन के लिए जाएगा। तो इस पायलोरिक स्फिंक्टर का काम है ट्रांसफर ऑफ फूड, कंट्रोल, सॉरी यहां लिख देता हूं, कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा हेल्प करता है? पायलोरिक रीजन, पायलोरिक स्फिंक्टर। ठीक, ये जो भी स्फिंक्टर है ये सारे इनवॉलंटरी होते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल से बने हुए हैं, इसलिए ये इनवॉलंटरी होते हैं, इन पे हमारा कोई रोल नहीं है। हम कभी ये नहीं कर सकते कि हम अपने कार्डियक रीजन के स्फिंक्टर को ओपन कर दें, हमारा स्टमक कंटेंट हमारे मुंह में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। या फिर पाइलोरिक रीजन के स्फिंक्टर को हम लोग ओपन कर ले अपनी मर्जी से, ऐसे करके कि सारा कंटेंट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, भी नहीं हो सकता। ठीक, इसका काम है ट्रांसफर ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एक रिदम की वजह से, मतलब हर 4 मिनट के इंटरवल पे, इसीलिए हमारा फूड जो है वो 4 से 5 घंटे हमारे स्टमक में कंटेंट रहता है। हर 4 से 5 घंटे बाद जो फूड हमने खाया वो डाइजेस्ट होगा, उससे एनर्जी लेंगे और वो डिफेकेशन के लिए स्टोर हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो हमारा स्टमक है
वो हमारे एब्डोमिनल एरिया में तो होता है, लेकिन किस एरिया में, एब्डोमिनल किस एरिया में, तो वो हमारे अपर लेफ्ट एरिया ऑफ आवर एब्डोमेन में होता है। मैं यहाँ लिख दूं, इसको मिटा दूं। पोजीशन ऑफ स्टमक, it is situated in the upper left abdominal एरिया। ठीक, जो भी हमारा एब्डोमिनल एरिया, जैसे हम मान लेते हैं ये कोई इंसान है, इसके बीच से हम एक सेंटर लाइन पास करते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक, ये हमारे बॉडी को इक्वली लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक, ये जो लाइन, अब जब ये लाइन हमारी बॉडी को एक दो भाग में बांटेगी, तो जो हमारा स्टमक है, अगर उस लाइन को हम काटें तो उसमें क्या होगा, जो हमारा स्टमक है, ठीक, हमारे लाइन के लेफ्ट साइड में जाएगा। ये मान लेते हैं राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, और राइट साइड में तब क्या रहेगा, राइट साइड में हमारा लीवर रहेगा। लीवर इज सिचुएटेड एट द अपर राइट साइड ऑफ द आवर एब्डोमिनल कैविटी, बट while our stomach is situated at the upper left abdominal cavity of our abdominal area of our cavity। ठीक, तो हमारा जो स्टमक है वो हमारे एब्डोमिनल एरिया के अपर लेफ्ट एरिया में रहेगा, और जो हमारा लीवर है वो हमारे एब्डोमिनल एरिया के अपर राइट साइड में रहेगा। इसीलिए जो स्टमक होता है वो हमारा, जैसे अगर ये मैं खड़ा हूँ तो मेरा जो स्टमक है वो अपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक, और जो मेरा लीवर होगा वो कुछ इस एरिया में होगा। ठीक, और ये जो एरिया होता है इसको स्टमक का मैं फिर से बना दूं यहाँ पे साफ साफ। ठीक, तो इस सॉरी, तो हमारा जो डायफ्राम होता है, रेस्पिरेशन का जो बेस होता है हमारे लंग्स का, उसे डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम जो होता है वो हमारे इस जो ये वाला एरिया होता है ना, बॉडी वाला, नहीं इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक, ये फंडस वाला एरिया जो होता है वो हमारे डायफ्राम के काफी क्लोज होता है। अगर क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टमक का एरिया है जो डायफ्राम के काफी क्लोज है या नियरर है, तो कौन सा होगा, फंडस। और क्या आ सकता है क्वेश्चन, हाँ, इस रीजन को कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपर लेफ्ट तो होता है, इसी के ऊपर जस्ट ऊपर थोरेसिक कैविटी होगी, तो वहां पे क्या होगा, हार्ट भी नियरर होगा। क्या होगा, हार्ट भी नियरर होगा इसके। ठीक, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कार्डियक रीजन के टच में रहता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, या फिर गैस्ट्रोइसोफेंजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक, कार्डियक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा हार्ट के क्लोज है, लेफ्ट साइड में, थोड़ा अपर एरिया में, और हमारी थोरेसिक कैविटी भी कुछ कुछ उसी एरिया के आसपास होते हैं, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये रहा पूरा हमारा स्टमक, और आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कुछ स्टमक के सिक्रेशंस, कौन सा कितने वॉल्यूम का होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप सब लोग पढ़ाई करते रहें। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी से बाहर हम लोग नहीं गए हैं, कुछ कुछ चीज़ें शायद थोड़ी सी बाहर गई होंगी, लेकिन इतना काफ़ी है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, और स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।